हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने क्यों जाते हैं। हालिया ट्रेंड्स बताते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। बीते 6 सालों में ही यह संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। राज्यसभा में हाल ही में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि वर्तमान में 11,30,000 भारतीय स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। 2022 में यह संख्या और बढ़ने जा रही है। रुपए के निरंतर कमज़ोर होने के बावजूद इस साल रिकॉर्ड संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स विदेश गए हैं। वे केवल ट्यूशन फीस के रूप में ही अरबों डॉलर चुकाते हैं। लगभग इतना ही खर्चा वे विदेशों में रहने या वहां आने जाने के लिए करते हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एक साल में भारतीय स्टूडेंट्स द्वारा विदेशों में खर्च की जाने वाली राशि 30 अरब डॉलर तक हो सकती है। यह इतनी बड़ी रकम है जिसमें अपने देश में अनेक नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में सरकार ने 8 नए आईआईटी को वित्तीय सहायता देने के लिए बजट में बढ़ोतरी की थी। यह राशि 13,990 करोड़ रुपए या 2 अरब डॉलर के बराबर ही थी। तो आखिर चल क्या रहा है? इतनी महंगी होने के बावजूद विदेशी पढ़ाई की इतनी मांग क्यों है? ऐसे भी खबरें सामने आई हैं कि बच्चों को विदेश भेजने के लिए पेरेंट्स ने ज़मीन और संपत्तियां बेच दी या भारी कर्ज लिया। जबकि बीते 2 दशकों में भारत में भी नए निजी कॉलेजों में बूम आया है, फिर भी विदेशी पढ़ाई का मोह इन पर भारी पड़ता है। भारत में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, लेकिन विभिन्न सर्वे के मुताबिक इनमें से 90% ऐसे हैं जो अवसर मिलने पर विदेश में पढ़ाई करना चाहेंगे। जब हमारी फिल्में, संगीत, किताबें, भोजन, कपड़े, ऐप्स आदि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो शैक्षिक संस्थान वैसा क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब खोजने से पहले हमें अपने भीतर झांककर देखना होगा। ये रहे कुछ कारण जिनके चलते भारतीय छात्र विदेशों को प्राथमिकता देते हैं। पहला पहलू ये है कि यूके, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के किसी औसत कॉलेज की तुलना में भारत के औसत कॉलेज का वैसा कद नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो भारत के शैक्षिक संस्थान अपना ब्रांड बनाने में नाकाम रहे हैं। ब्रांड केवल विज्ञापन या लोगों से नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए विश्वास, उत्कृष्टता, आला दर्जे के नॉलेज या कार्यशैली की ज़रूरत होती है। आपको कितने भारतीय विश्वविद्यालयों का नाम याद आता है जो इन मूल्यों का पालन करते हों? भारत के अनेक निजी विश्वविद्यालयों ने आलीशान कैंपस जरूर बना लिए हैं, लेकिन उनके शिक्षक, पाठ्यक्रम, कार्यशैली, सोचने की क्षमता आदि वही पुराने ढंके बने हुए हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अपने भविष्य को सौंपना सही नहीं है। इसके बजाय यूके के किसी 300 साल पुराने कॉलेज में जाना बेहतर लगता है, फिर भले ही वो टॉप में से एक ना हो। दूसरा पहलू ये है, सेंट स्टीफेंस या आईआईटी जैसे कुछ भारतीय शैक्षिक ब्रांड आज भी अपना रुतबा बनाए हुए हैं, लेकिन ये वही कॉलेज हैं जो तब भी श्रेष्ठ थे जब बहुत पुराने समय की बात है। और यकीन मानिए, अब वो बहुत पुरानी बहुत हो चुकी है। इतने सालों में छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन आज नए आईआईटी और आईआईएम की वैसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसी कि पुराने वालों की थी। तीसरा पहलू ये है कि पूछा जाना चाहिए कि इन नए कॉलेजों को संचालन आखिर कौन कर रहा है। हमने चमचमाते कैंपस जरूर बना लिए हैं और अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन भी दिए हैं या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही कि कॉलेजों की बागडोर किन लोगों के हाथों में है। हार्डवेयर को चाहे जितना अच्छा बना लें, समस्या तो सॉफ्टवेयर है। एक बेहतरीन शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए आपको प्रेरणा से भरपूर लोगों की ज़रूरत होती है जो दूर की सोच सके। यह काम कोई कारोबारी या रिटायर्ड प्रोफेसर नहीं कर सकते, लेकिन इन नए संस्थानों के प्रबंधन में आपको अमूमन इसी तरह के लोग मिलेंगे। चौथा पहलू ये है कि हमें अपने औसत युवा को और बेहतर मौके देने के लिए सक्षम होना होगा। अभी तो हम उसे केवल एक डिलीवरी बॉय ही बना पा रहे हैं। हम अपने टॉप 2% स्टूडेंट्सों की ज़रूरत तो पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन टॉप 20% की नहीं। शैक्षिक तंत्र में बदलाव से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोलना होगा, विकास को बढ़ावा देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा और ऐसी नीतियाँ अख्तियार करनी होंगी कि नौकरियाँ सृजित करने वाले सेक्टर की ओर निवेशक उत्कृष्ट हो। आपके क्या विचार हैं? इस पर ज़रूर राय दें।